इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। वॉशिंग के स्टार्टिंग में WA आता है एंड सोलवे के एंडिंग में VA आ रहा है। इससे आप याद रख सकते हैं कि ये सोलवे प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट whereby it gets precipitated in the reaction of NaCl with ammonium bicarbonate। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की सोलिबिलिटी कम होती है, इसको देखने के लिए आप सोलिबिलिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे सोलिबिलिटी देखी जा रही है NaCl में, विच इज आयनिक और पोलर सोलवेंट। सॉल्यूशन यहाँ पे NaCl का दे रहे हैं हम, तो इसमें वही सब्सटेंस ज्यादा सोल्यूबल होगा जिसका आयनिक नेचर ज्यादा है। इन टर्न लो सोल्युबिलिटी उसकी होगी जिसका कोवलेंट नेचर ज्यादा है। अब एनायन तो इन दोनों केसेस में सेम ही है, बाइकार्बोनेट आयन। अमोनियम कैटायन यहाँ पे NH4 प्लस एंड Na प्लस यहाँ पे है। फजान्स रूल से हम जानते हैं कि कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उतना ज्यादा पोलराइज करता है वो एनायन को, और उसका फिर कोवलेंट कैरेक्टर उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सोडियम आयन छोटा है तो ये ज्यादा पोलराइज करेगा एंड इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कम, तो NaCl आयनिक सोलवेंट में ये कम डिजोल्व होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज लो सोल्युबिलिटी ऑफ sodium bicarbonate as compared to ammonium bicarbonate in NaCl solution and sodium bicarbonate का precipitation होगा यहाँ पे। The latter यानी ammonium bicarbonate is prepared by passing CO2 to a concentrated solution of NaCl saturated with ammonia। यानी solution है NaCl का ही, उसमें जितना हो सके अमोनिया हम डाल सकते हैं उतना डाला गया है, सैचुरेट किया गया है। वेयर अमोनियम कार्बोनेट फॉलोड बाय अमोनियम बाइकार्बोनेट आर फॉर्म्ड। तो ये सीरीज होती है एक, जैसे हम आगे देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो उससे सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे है, पहले CO2 ऐड करेंगे अमोनिया में तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, और CO2 ऐड करेंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। हीट करने पे CO2 रिलीज हो जाता है और ऐड करने पे बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये सिंपल प्रोसेस होता है। एंड यहां से आपसे पूछ लिया जा सकता है द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द सोलवेज प्रोसेस। ये तो हमने थ्योरी में देख लिया था कि अमोनिया में CO2 पास की गई है जिससे अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। H2O भी इसके साथ ही हमें ऐड करना होता है, क्योंकि H2O और CO2 ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है H2CO3। तो वो जब अमोनिया में ऐड करेंगे तब अमोनियम कार्बोनेट उससे बनेगा। एंड ऊपर दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम जानते हैं जहां पे सोलवेंट मेंशन नहीं हो वहां पे हम वाटर को कंसीडर कर लेते हैं सोलवेंट, तो यहाँ पे वाटर सोलवेंट होगा इसलिए यहाँ पे H2O आया। एंड पहली इक्वेशन में यहाँ पे कहीं भी NaCl मेंशन नहीं है, इससे आप ये ना समझे कि NaCl रॉ मटेरियल नहीं है। यहाँ पे ऑफ कोर्स वो भी है जो कि लास्ट में एक्सचेंज रिएक्शन में यूज किया गया है, जहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट से एक्सचेंज किया जाएगा क्लोराइड कार्बन बाइकार्बोनेट आयन से। तो चार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको रॉ मटेरियल्स जो आपको याद रखने हैं, अमोनिया, वाटर, CO2 एंड NaCl। दिस यू शुड कीप इन माइंड। सो पहले अमोनियम कार्बोनेट बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करके अमोनिया में, फिर दोबारा से यही ऐड होगा अमोनियम कार्बोनेट टू फॉर्म अमोनियम बाइकार्बोनेट विच इन टर्न रिएक्ट विद NaCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। आयनाइन एक्सचेंज हो रहा है सिंपली यहाँ पे। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बीइंग लेस सोल्युबल, इसका यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा एज कंपेयर टू अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट ही भी ज्यादा सोल्युबल था सोडियम बाइकार्बोनेट से। बाइकार्बोनेट होगा अमोनियम। सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टल्स सेपरेट्स, दीज आर हीटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट। In this process, ammonia is recovered when the solution containing ammonium chloride is treated with calcium hydroxide। कैल्शियम क्लोराइड मिल जाता है हमें एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये थी वो ऊपर प्रोसेस जहां पे हीट किया जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को और सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जा रहा है। बाइकार्बोनेट्स बेसिकली मीन्स अ कंपाउंड हैज टू कार्बोनेट्स। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, वैसा ही यहाँ पे हुआ है। एक हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया और इन दोनों को ऐड कीजिए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। डिसोसिएट हो गए हैं दोनों कार्बोनेट से। अमोनिया अब जो कि एक रॉ मटेरियल था, इसको रिकवर भी करना होगा हमें अगर फर्दर कंटिन्यू रखना है सोलवे प्रोसेस को। तो उसको रिकवर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम ही हाइड्रोक्साइड का क्यों यूज किया, बाकी और सारे
एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज किया, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम सोडियम के कंपाउंड्स पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स के अंदर, आगे पढ़ रहे हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, तो सोडियम और कैल्शियम ही है यहाँ पे, तो कैल्शियम का ही क्यों यूज किया हाइड्रोक्साइड का, आप ऐसे याद रख पाएंगे। एंड ये रिएक्शन काफी सिंपल है, Cl माइनस आयंस आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय OH माइनस आयंस। जी हाँ, यहाँ पे अमोनिया और वाटर का अगर आप मिला देंगे, अमोनिया क्योंकि बेस होता है तो ये बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा वाटर में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो दैट्स हाउ Cl माइनस आयंस गेट्स रिप्लेस्ड बाय OH माइनस आयंस एंड CaCl2 बन जाएगा इंस्टेड ऑफ calcium hydroxide, and that's how you can say calcium chloride is a byproduct in the recovery of ammonia by using calcium hydroxide. It is mentioned here that Solvay process cannot be extended to the formation of potassium carbonate because potassium bicarbonate is too soluble to be precipitated by the addition of ammonium bicarbonate to a saturated solution of potassium chloride. तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ का मतलब सिर्फ इतना है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट इन कंपैरिजन टू सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा सोल्युबल होता है। रीजन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, पोटेशियम आयन पॉजिटिव K+ जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, पोलराइजिंग कैपेसिटी उसमें कम होती है आयनिक करने की, इसलिए कोवलेंट करेक्टर उसका कम हो पाता है, आयनिक करेक्टर ही ज्यादा रहता है। आयनिक ज्यादा रहेगा तो ज्यादा सोल्युबल होगा आयनिक सोलवेंट में, जो कि यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है, इसलिए ज्यादा सोल्युबल है, तो इसको प्रेसिपिटेट कर पाना मुश्किल है, इट इज टू सोल्युबल। So this reason must be clear to you now. Now properties of sodium carbonate or washing soda are discussed here. It is white crystalline solid which exists as decahydrate 10H2O, 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, कैसे याद रखना वो मैंने आपको बता दिया। एंड ये जो वर्ड है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ऑलमोस्ट सारे ही कंपाउंड्स के साथ आएगा जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोडियम के अंदर, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, ऑफकोर्स इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है वॉशिंग करने में ही, एंड सोडा इसलिए क्योंकि सोडियम से बना होता है ये। इट इज रेडली सोल्युबल इन वाटर, ऑफकोर्स इट इज इंडिकेटेड बाय इट्स एक्सटेंस ऑफ हाइड्रेशन, 10-10 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए, तो रेडली सोल्युबल तो होगा ही। On heating, the decahydrate loses its water of crystallization to form monohydrate. Above 373 Kelvin means 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर monohydrates becomes completely anhydrates and changes to white powder called soda ash. तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 373 केल्विन होना चाहिए था, क्योंकि इससे ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो वाटर बॉयल हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा पूरा उड़ जाएगा इससे, तो 375 नहीं 373 होना चाहिए था यहाँ पे। एंड ये बिल्कुल सही है, 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो जुड़ा है वो भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल बिकम एनहाइड्रस साल्ट, एंड इसको बोलेंगे फिर सोडा ऐश। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहां पे ड्राई वेट और वेट वेट कैसे वेट वेट से ड्राई वेट कैसे निकाल जाता है वो हमने देखा था। कंप्लीटली बर्न किया जाता है, बेसिकली सारा का सारा वाटर उड़ाया जाता है एक टिश्यू से, तब हमें जो बचता है उसको बर्न करने के बाद उसको ऐश बोलते हैं। तो ऐश बेसिकली कंटेन्स मिनरल्स एंड साल्ट्स, बट इसमें कुछ भी वाटर जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो सारा वेपर्स की फॉर्म में उड़ चुका होता है। इसलिए अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हमें 100 डिग्री सेल्सियस अब इसको हीट कर दिया है तो इसमें कोई भी वाटर नहीं बचा, इसलिए इसको सोडा ऐश हम बोल सकते हैं। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि सोडियम कार्बोनेट को एल्कली क्यों बोला जाता है, बेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये OH माइनस आयन देता है सॉल्यूशन में। वाटर से अगर आप रिएक्ट करेंगे तो ये खुद ये एनायन है तो एक कैटायन ले लेगा वाटर से H+ और फॉर्म कर देगा बाइकार्बोनेट आयन, वाटर में सिर्फ फिर बचेगा OH माइनस आयन, तो इसलिए एल्कलाइन टर्न हो जाएगा ये सॉल्यूशन। Now uses of washing soda are given here. It is used in water softening, and ये हमने देख लिया है ऑलरेडी हाइड्रोजन चैप्टर में, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग, ऑफ कोर्स वॉशिंग सोडा नाम से क्लियर हो रहा है, इसको कपड़े धोने में तो यूज किया ही जाएगा। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरैक्स एंड कास्टिक सोडा।
तो ये मैंने आपको हाइड्रोजन चैप्टर में बताया था, जहाँ पे स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्कस किया गया है कि ग्लास की फॉर्मेशन में सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। एंड मैं आपसे बोला था कि गूगल पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में ही आ गया ये। आगे है सोप की फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली सोप्स को बनाने के लिए हमें बेसिस यानी एल्कलीज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड हमने देख ही लिया कि ये भी एल्कलाइन सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, OH माइनस दे सकता है, तो इसका भी इस्तेमाल सोप्स की फॉर्मेशन में हो सकता है। आगे है बोरेक्स। बेसिकली आप बोरेक्स देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पी ब्लॉक में कि इसमें जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसमें 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वैसे ही बोरेक्स के अंदर सिर्फ कार्बन को रिप्लेस किया गया है बोरोन से, बाकी यही तीनों एलिमेंट्स और इसके साथ आते हैं, कार्बन के साथ यहाँ पे आते हैं और वहां बोरोन के साथ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल बोरैक्स बनाने में भी किया जा सकता है। बेसिकली बोरैक्स की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब और सिमिलरिटी दिखेगी आपको इन दोनों में। नेक्स्ट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आगे इसकी प्रिपरेशन देखे हम। कास्नर कैलनर सेल में ये ब्राइन से बनाया जाता है, मीन सी वाटर से, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कास्टिंग सोडा को बनाने के लिए। बेसिकली अगर उसमें वाटर ऐड कर दें हम, Na+ एक पॉजिटिव कैटायन है, तो वाटर से वो नेगेटिव आयन ले लेगा और OH- ऐड हो जाएगा Na+ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है, कास्टिक सोडा ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट से, एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश से। थर्ड यूज इज इन द पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसको याद रखने के लिए मैंने ये ट्रिक यूज करी है, PPT। बेसिकली PPT ही होता है हमारा ये वॉशिंग सोडा। प्रेसिपिटेट मींस क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है थिंग, तो क्योंकि ये प्रेसिपिटेट ही होता है, PPT शॉर्ट फॉर्म उसकी होती है। तो पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, आप इससे याद रख सकते हैं। लास्ट यूज इज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो ये चीज आपको बहुत सारी कंपाउंड जो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में सब में ही दिखेगी, मोस्ट ऑफ देम में दिखेगी। लेबोरेटरी में किसका यूज नहीं किया जा सकता भाई, लैब में तो सभी काम आते हैं ना, तभी केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ भी इवन देखेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंडर इसको बताया गया कि वो भी लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। तो ये एक कोई यूनिक फीचर नहीं है किसी कंपाउंड का, इसलिए ये पूछा नहीं जा सकता, हमें सिर्फ यूनिक फीचर ही लर्न करने होते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड। मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ NaCl इज सी वाटर विच कंटेन 2.7 to 2.9% बाई मास ऑफ द साल्ट। तो मोस्ट अबंडेंट सोर्स सी वाटर होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समुद्र में ही भरपूर मात्रा में साल्ट या नमक हमें मिलता है, ये सबकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। यहाँ से जो चीज रिटेन करने लायक है वो है इसकी परसेंटेज, जो कि आप याद रख सकते हैं इसके सोर्स से। सी इसका सोर्स है ना, जिसमें 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो उसे आप याद रखिए कि 3% बाई मास ऑफ साल्ट is found in sea water. In tropical countries like India, common salt is generally obtained by evaporation of sea water. तो ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन ही होगी आपकी कि जो पानी है समुद्र का जिसमें साल्ट होता है उसको ले लिया जाता है एंड धूप में उसको रख दिया जाता है, सो दैट वाटर में से इवेपोरेट कर जाए, हमारे पास उसमें सिर्फ साल्ट बच जाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही ये इसलिए यूज किया जाता है मेथड क्योंकि यहाँ पे सनलाइट और टेम्परेचर अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इवेपोरेशन मेथड सबसे वायबल और फीजेबल माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। Approximately 50 lakh tons of salt is produced annually in India by solar evaporation। ये नंबर भी आप याद रख सकते हैं। प्रोसेस है सोलर इवेपोरेशन, मींस सनलाइट का यूज करके इवेपोरेट करना वाटर को टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट। सो में SO ये 50 की तरह बन रहा है, S5 की तरह, तो 50 लाख आप ऐसे याद रखेंगे। एंड आगे LA इसमें आ रहा है, उसे लाख आप याद रखते हैं, दैट 50 लाख टन्स एनुअली प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये एनुअली भी है, ये मंथली नहीं है, ये आप ऐसे याद रखिए। LA है ना, ये यहाँ पे AL है एनुअली के अंदर, मंथली नहीं है ये आपको याद रखना है। क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन
ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ये ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट सी वाटर कंटेन सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज। ये कौन सी इम्प्योरिटीज हैं इसके अंदर, ये तक आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ चुका है इनसे ऑलरेडी। एंड पीछे जो प्रोसेस यूज की गई है क्रूड साल्ट को ऑब्टेन करने के लिए ब्राइन सॉल्यूशन से, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो क्रिस्टलाइजेशन से ही प्योर किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में देखने वाले हैं जहाँ पे शुगर का एग्जांपल लेके इसको समझाया गया है। ब्राइन सॉल्यूशन ही सी वाटर होता है, या आप मराइन से याद रख सकते हैं, मराइन तो हम बायोलॉजी से जानते हैं ना, सी वाटर को बोलते हैं, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। अब इन इम्प्योरिटीज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दो टाइप्स की इम्प्योरिटीज हैं, सल्फेट और क्लोराइड्स। कैल्शियम इनमें क्योंकि सबसे बड़ा कैटायन है 11 होता है, सोडियम 12, मैग्नीशियम कैल्शियम 20 होता है, सबसे बड़ा कैटायन है, तो सल्फेट को ये संभाल पाएगा। लार्ज कैटायन विल कैन स्टेबलाइज लार्ज एनायन, तो सल्फेट हमारे पास कैल्शियम के साथ प्रेजेंट होगा, क्लोराइड तो इन सबके ही साथ प्रेजेंट होगा क्योंकि छोटा ये एनायन होता है। वैसे सोडियम के साथ नहीं प्रेजेंट होगा क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो एग्जैक्टली वही कंपाउंड है प्योर जो हमें ऑब्टेन करना है, तो ये इम्प्योरिटी नहीं होगा, सोडियम सल्फेट होगा इम्प्योरिटी। एंड सोडियम भी क्योंकि पहले आता है एल्कली मेटल्स में, इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए सल्फेट इम्प्योरिटीज है। वैसे क्लोराइड नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो तो पोर कंपाउंड है। मैग्नीशियम के साथ सल्फेट नहीं होगा, क्लोराइड होगा एज अ इम्प्योरिटी, क्योंकि सल्फेट ये इसको स्टेबलाइज ही नहीं कर सकता, ये मैग्नीशियम छोटा कैटायन है, बड़े एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन क्रूड साल्ट, इट इज मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम बड़े एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, ये इसका आंसर था। नीट में रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आपको इंप्योरिटीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी होती हैं क्रूड साल्ट में। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड MgCl2 आर इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर डेलिक्विशेंट, एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली फ्रॉम द एटमोस्फेयर। ये लाइन बेसिकली इन दोनों साल्ट्स की वाटर में सोलिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए बताई गई है। अगर कहीं भी इम्प्योर वाटर है यानी उसमें मिनरल प्रेजेंट है, तो ये दोनों साल्ट उसमें जरूर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों डेलिक्विशेंट होते हैं। पानी में घुले हुए तो ये होते ही हैं, अगर इनको बाहर भी निकाल के रख दिया जाए साल्ट्स को, तो एटमोस्फेयर से मॉइस्चर यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इतनी इनमें एफिशिएंसी होती अफेक्शन होता है वाटर के लिए। तो पानी में तो ये घुले ही होंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई CaCl2 एंड MgCl2 आर इम्प्योरिटीज इन क्रूड साल्ट, बिकॉज दे आर डेलिक्वेशेंट, जहां भी पानी होगा ये जरूर प्रेजेंट होंगे। To obtain pure NaCl, crude salt dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities, यानी इनके अलावा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये तो सॉल्युबल होते हैं ना पानी में, इनके अलावा जो इनसॉल्युबल चीजें प्रेजेंट है क्रूड साल्ट में, जो फिजिकली रिमूव की जा सकती हैं, फिल्टर की जा सकती हैं, उनको रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में क्रूड साल्ट को डाला जाता है। अब ये वाटर मिनिमम इसलिए है क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा वाटर ही उसमें ऐड कर दिया तो वाटर को ही रिमूव करते रह जाएंगे आप। जितनी इम्प्योरिटीज हैं उसमें जितना अमाउंट है क्रूड साल्ट का, उसी के हिसाब से मिनिमम अमाउंट आपको वाटर का लेना है, जितना कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए सफिशिएंट हो। दैट्स व्हाई मिनिमम अमाउंट। सॉल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद HCl गैस। नाउ दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट, जो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन में, तो HCl अगर पास करेंगे तो क्लोराइड आयंस की एक्सेस हो जाएगी, पीछे जाएगी रिवर्स में रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा NaCl का। Crystals of pure NaCl will separate out in the form of precipitates. Calcium and magnesium chloride being more soluble than NaCl remain in the solution. तो पहला जो कंपाउंड था सोडियम कार्बोनेट, उसकी प्रिपरेशन में एडवांटेज इज टेकन of low solubility of sodium bicarbonate, and here advantage is taken of more solubility of calcium and magnesium chloride in this method for the preparation of NaCl. NaCl melts at 1081 केल्विन। ये टेम्परेचर आपको याद नहीं रखना है, इतना सिर्फ याद होना चाहिए कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं
आयनिक कंपाउंड्स के, जो कि हम जानते हैं कोवलेंट के कम होते हैं, आयनिक के ज़्यादा होते हैं, तो इट मेल्ट्स एट दिस मच टेम्परेचर. It has a solubility of 36 ग्राम in 100 grams of water at 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे 36 ग्राम ये सोल्यूबल होता है. इसको आप ऐसे याद रखिए, जब NaCl की रिएक्शन करवाई जाती है वाटर के साथ तो HCl वहां पे प्रोड्यूस होता है ना. HCl का मोलर मास होता है 36.5 ग्राम्स. तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 36 ग्राम सोलिबिलिटी होती है 100 ग्राम्स वाटर में NaCl की. दिस सोलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स में जाना होगा, जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आपको बताई गई है NaCl की. ये आती है +4 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत कम है यार, +4 ही उसकी जस्ट वैल्यू है. एंड ये हम जानते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से, जहाँ पे पॉजिटिव होती है एंथैल्पी की वैल्यू, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाती है, यानी NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे. लेकिन बहुत कम है उसकी वैल्यू, पॉजिटिव में बहुत कम है. इसका मतलब है रेट उसका ज्यादा वेरी नहीं करेगा टेम्परेचर के साथ. अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू होती तो बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती और टेम्परेचर के साथ उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज भी करती वो. लेकिन क्योंकि वैल्यू इसकी कम है पॉजिटिव में एंथैल्पी की, इसलिए थोड़ी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए टेम्परेचर से कम इफेक्ट होगा. इट डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली. सो दैट्स हाउ 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं छोटी सी लाइन को समझने के लिए, कि क्यों एप्रिशिएबली इंक्रीज नहीं करती सोलिबिलिटी NaCl की वाटर में टेम्परेचर के साथ. कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट की फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. डोमेस्टिक पर्पस के लिए, यानी घरों में नमक के तौर पर इसे हम यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट. तो हाइड्रोक्साइड आगे हम देखें, कास्टिक सोडा यहाँ दिखाया गया है, ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl से कैसे बनता है. सोडियम कार्बोनेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, NaCl इसमें रिक्वायर्ड होता है इसकी प्रिपरेशन में. बचा सिर्फ ये पर ऑक्साइड. इसके एग्जैक्ट प्रिपरेशन मेथड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो कि चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हाइड्रोजन चैप्टर में भी, जहां पे भी आपको सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड बनाने की जरूरत होती है वहां पे NaCl ही लगता है, क्योंकि ये कॉमनली अवेलेबल होता है. कॉमन साल्ट हम इसको बोलते हैं. तो सोडियम पर ऑक्साइड के भी प्रिपरेशन में जाहिर सी बात है सोडियम क्लोराइड ही हम यूज करेंगे. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं. एंड इसके नाम से हम लर्न करते हैं जो प्रोसेस इसको बनाने में यूज करते हैं. कास्टिक में कास्ट आ रहा है शुरुआत में, एंड कास्नल कैर्नल सेल में भी कास्ट आता है, तो इससे ये नाम हम याद रख सकते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज ब्राइन सॉल्यूशन इन कास्नल कैर्नल सेल. अ ब्राइन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग मरकरी कैथोड एंड कार्बन एनोड. ये कैथोड और एनोड कौन से, ये आपको पता होना चाहिए. हम जानते हैं ना यार, कैथोड पे रिडक्शन होती है तो वहां पे मेटल होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो वहां पे कोई नॉन मेटल्स होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो इसलिए कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है एनोड पे, और मरकरी का लिया गया है कैथोड. यहाँ पे अमलगम, सोडियम अमलगम का सॉल्यूशन बनेगा, तो इससे आप याद रखेंगे एज अ मेटल यहाँ पे मरकरी लिया गया है. एंड कार्बन एनोड दिया गया है, ये यहाँ से याद रख सकते हैं कास्नर से, क्योंकि Ca से स्टार्ट हो रहा है, एंड कार्बन भी Ca से स्टार्ट होता है. सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट द कैथोड कंबाइंस विद मर्करी टू फॉर्म सोडियम अमलगम, एंड क्लोरीन रिलीज होता है एनोड पे. तो कैथोड पे रिडक्शन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन, वही यहाँ पे दिखाया गया है. Na+ is going from +1 to 0 means getting reduced, and Cl is going from -1 to 0 means getting oxidized. Here amalgam is treated with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas. तो ये आगे रिएक्शन बहुत सिंपल है. Na+ कंबाइन करेगा OH- से वाटर के, NaOH बन जाएगा, और जो H+ बचे वो आपस में कंबाइन करके H2 बना लेंगे. मरकरी एज इट इज हम ऑब्टेन कर लेंगे. यहाँ पे बेसिकली मरकरी का को जोड़ा जा रहा है सोडियम के साथ. यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम ना, हम NaCl का.
एंड यहाँ पे यूटिलाइज होगा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Na, सोडियम एज अ मेटल, रिडक्शन पोटेंशियल उसका यूज होगा। और हम जानते हैं वो सबसे कम नेगेटिव होता है, यानी सबसे लीस्ट स्ट्रेंथ का रिड्यूसिंग एजेंट कोई है एल्कली मेटल्स में तो सिर्फ वो सोडियम है। तो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे इसको एक दूसरे मेटल से एसोसिएट किया जा रहा है, मरकरी से, सो दैट इट कैन रिएक्ट विद वाटर। तो इसलिए मरकरी के साथ एसोसिएट किया जा रहा है इसको, रिडक्शन पोटेंशियल इसके कम होने की वजह से इसको कंपनसेट करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट कास्टनल कैरनल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा। एंड इसमें बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है हाइड्रोजन, ये भी आपको याद करना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH इज अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। अब ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ये दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब उस सी थ्रू भी होता है वो सब्सटेंस, और उसके थ्रू वाइट लाइट भी पास होती है। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसके थ्रू लाइट तो पास होती है लेकिन वो सी थ्रू नहीं होता, उसके आर पार आप देख नहीं सकते। तो इसी इट इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट, एंड आपको ट्रांसलूसेंट ही याद रखना है। एंड इसको ऐसे याद रखते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, एंड सोडियम एस से स्टार्ट होता है तो सेंट आएगा इसके पीछे, सेंट और एस सिमिलर साउंड कर रहे हैं। पेरेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो उसको बोल सकते थे, ऐसा आप याद रख सकते हैं क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है। सोडियम है एस से तो ये सेंट होगा, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे यूज भी हम करने वाले इस प्रॉपर्टी को, जहां पे यूजेस बताए गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन। अब ये चीज मुझे थोड़ी यूनिक लगी है, सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ हो गया है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये नंबर्स भले ही आप याद रखें ना याद रखें, क्वालिटेटिवली आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन में हाफ ऑलमोस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। हाइड्रोक्साइड से हाफ वर्ड आप याद रख सकते हैं, दोनों HH से स्टार्ट होते हैं, दैट NaCl कंपैरिजन में हाफ होता है। इट इज रेडिली सोल्युबल इन वाटर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस एवरीवन नोज। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्वेशेंट, तो ये भी डेलिक्वेशेंट होता है, यानी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। आगे ये इसके बारे में एक लाइन बताई है तो इससे आपको क्लियर हो ही जाएगा। NaOH solution at the surface reacts with CO2 in the atmosphere to form Na2CO3। तो सिर्फ CO2 से नहीं रिएक्ट करता है NaOH, H2O यानी मॉइस्चर भी तो प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से बन गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट ये बना लेगा और साथ में रिलीज हो जाएगा H2O। ये बेसिकली यहाँ पे सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे H2CO3 एसिड है, NaOH बेस है, यहाँ पे साल्ट बन रहा है सोडियम कार्बोनेट का और वाटर रिलीज हो रहा है। तो एसिड बेस रिएक्शन जहाँ पे साल्ट फॉर्म होता है, सिंपल वो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। एंड यहाँ से आपको क्लियर होगा कि अगर एटमॉस्फेयर में खुला रख दें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो CO2 और वाटर जो प्रेजेंट है वहाँ पे उनसे रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। दिस एक्सप्लेन द डेलिक्वेशेंट नेचर ऑफ द crystals of sodium hydroxide NaOH. Now the uses of sodium hydroxide are discussed here. First in the manufacture of soap. एल्कली यानी बेस तो होता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जस्ट लाइक सोडियम कार्बोनेट। तो ये कोई यूनिक फीचर नहीं हुआ, ये आपसे पूछे जाने के चांसेस कम है इन कंपैरिजन टू सोडियम कार्बोनेट। आगे पेपर और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। पेपर बनाने में भी इस्तेमाल हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट का हो रहा था, तो इसको अगेन हम सोडियम कार्बोनेट की लाइट में याद रख सकते हैं। इसको पीपीटी से हमने लर्न किया था। होता तो ये भी प्रेसिपिटेट ही है, क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे आर्टिफिशियल सिल्क, जो कि हम आगे देखेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो उससे ये भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि सिल्क अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही एसोसिएटेड है, दोनों का इस्तेमाल क्लोथ्स बनाने में ही किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये मर्सराइजिंग वर्ड आप सर्च करते हैं गूगल पे, इसका आपको मीनिंग मिलेगा, इट इज गिविंग लस्टरस अपीयरेंस टू कॉटन फैब्रिक्स। तो कॉटन फैब्रिक्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ये वर्ड मर्सराइजिंग।
एंड लस्टरस अपीयरेंस मतलब चमक देना उन कपड़ों को। एंड हमने पीछे देखा था इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसलूसेंट होता है, बेसिकली जिस सब्सटेंस में से लाइट पास कर सकती है तो लाइट उसमें चमक भी तो डालेगी उस सब्सटेंस पे। तो जिन चीज़ों पे हमें चमक डालनी होगी उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मर्सराइजिंग इफेक्ट डालने के लिए कॉटन फैब्रिक्स पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। एंड दूसरा इसमें बचा, रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। रिफाइनिंग मीन्स प्योरिफिकेशन। अब इसको ऐसे समझिए कि सोप का क्या काम होता है, बेसिकली जो इम्प्योरिटीज होती हैं क्लोथ्स में या बर्तन में उनको ही तो दूर करता है, यानी उनको प्योर करता है सोप। तो जब सोप में प्रॉपर्टी ये होगी तो जिससे वो बन रहा है यानी अल्कली यानी बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसमें भी तो वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए प्योरिफिकेशन की। तो इससे प्योरिफिकेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी आप ये याद रखते हैं। तो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में यानी इसके प्योरिफिकेशन में, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ये तो हम देखने भी वाले हैं मेटालर्जी चैप्टर में, लीचिंग के अंडर ये आता है जहाँ पे बॉक्साइड से एल्यूमिना प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके एग्जैक्ट रिएक्शंस हमें देखनी है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सो सभी चीज़ों की प्योरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे आप इसे सीधे आप याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन भी अराइज होता है कि सोप्स बनाने में तो भाई सोडियम कार्बोनेट का भी यूज किया जाता है, तो वो भी क्यों यूज नहीं होता इन रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस में। तो सोप्स बनाने के लिए बेसिकली हमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी एल्कली की जरूरत होती है। सोडियम कार्बोनेट इज नॉट अ बेटर एल्कली एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसको पानी में घोलना पड़ता है तब जाके में हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली देता है। सो अ बेटर चॉइस फॉर मेकिंग सोप्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए जो एडेड फीचर्स होंगे एक सोप के साथ वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अवेलेबल होंगे, ना कि सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये भी यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड इससे हम याद रखते हैं कि ये बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। बी से बाइकार्बोनेट और बी से बेकिंग सोडा। इसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि ये हीटिंग करने पे डीकम्पोज हो जाता है टू जनरेट बबल्स ऑफ CO2 लिविंग होल्स इन केक्स और पेस्ट्रीज एंड मेक देम लाइट एंड फ्लफी। तो बेकिंग का मतलब ही यही है भाई, यानी केक्स या पेस्ट्री वगैरह बनाने में यूज होता है। एंड एग्जैक्टली ये करता क्या है, जब इसको हीट किया जाता है, बेकिंग में बेसिकली हीट भी तो इन्वॉल्व होती है, तो ये डिकम्पोज होता है और CO2 रिलीज करता है। हम जानते हैं ना, कार्बोनेट में CO2 ऐड कर दें तो यानी CO2 प्लस H2O तो बाई कार्बोनेट बन जाता है। तो वैसे ही इसको हीट कर दें तो CO2 रिलीज होती है और कार्बोनेट उसका कंपाउंड का रिलीज हो जाता है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होगा, तो इसको हीट किया तो CO2 मिलेगा एंड CO2 बबल्स क्रिएट करता है एंड फुला देता है चीज़ों को। ये हम बायोलॉजी से भी जानते हैं, जब हमें माइक्रोज इन ह्यूमन वेलफेयर आता है वहाँ पे ब्रेड्स वगैरह बनाने में जो उनको पफ्ड ऑफ अपीयरेंस जो देती है, एंड इवन चीज के अंदर भी जो होल्स होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही क्रिएट होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी बायोलॉजी से भी जानते हैं। बाइकार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही लिएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों लिए गए हैं, वाटर भी और CO2 भी, क्योंकि इनसे फिर कार्बोनेट बनेगा जो कि इसमें ऐड होगा तो बाई कार्बोनेट यानी दो कार्बोनेट बनेंगे विच विल रिजल्ट इन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सैचुरेट करना है आपको सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन जहाँ पे बोला समझ जाइए कि सोलवेंट वहां पे वाटर है, तो वाटर यहाँ पे ऑलरेडी आ ही जाएगा ऐसे CO2 से सैचुरेट किया। वैसे वहां पे इन द सोलर प्रोसेस हमने सैचुरेट किया था अमोनिया के साथ, वाटर वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट ही था। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बीइंग लेस सोल्युबल गेट प्रेसिपिटेट आउट। तो सोल्युबिलिटी कम होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। तो एंटीसेप्टिक क्रीम आपने देखी होगी टीवी एड्स में, बोरो प्लस से आप याद रख सकते हैं बाइकार्बोनेट, एंड सेप्टिक से आप याद रख सकते हैं दैट इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है। इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर आल्सो, बिकॉज जो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए जो सिलेंडर्स होते हैं बेसिकली उनमें एक प्रोपोर्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, बिकॉज ये जब हीट होती है, फायर होती है जहाँ पे हीट तो होगी,
तो ये डीकम्पोज हो जाएगा वहां पे इनटू इट्स सोडियम कार्बोनेट एंड H2 एंड CO2 बोथ ऑफ विच आर फायर एक्सटिंग्विशर। H2O पानी तो आग को बुझाता ही, आप जानते ही हैं। CO2 के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई है पी ब्लॉक में, दैट इट एक्ट्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज ये बहुत बल्कि होती है। इसकी डिटेल्स हम वहां पे देखेंगे, अभी के लिए इतना याद रखिए क्योंकि दोनों कंपाउंड्स ये फायर एक्सटिंग्विशर प्रोडक्ट्स रिलीज करता है जब ये डीकम्पोज होता है, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि एक टिपिकल मैन का वजन कितना होता है, इट इज 70 kg। एंड इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लिविंग मैन के अंदर वाटर की जो अमाउंट होती है इट इज अराउंड 70%, एंड वाटर ही तो उसको लिविंग रखता है। तो लिविंग मैन के अंदर 70 kg उसका मास होता है, या आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। इट कंटेन्स अबाउट 90 ग्राम्स ऑफ सोडियम, एन से सोडियम और एन से 90, ये इसका आप अमाउंट ऐसे याद रख सकते हैं। 170 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम। अब ये आप बता रहे हैं सोडियम और पोटेशियम की कंपोजिशन इनसाइड मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड उनका सबसे ज्यादा अमाउंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप में इन्वॉल्व, जो कि 3 सोडियम्स को आउटसाइड पंप करता है एंड 2 पोटेशियम को इनसाइड, यानी पोटेशियम इनसाइड ज्यादा होता है और सोडियम आउटसाइड ज्यादा होता है। तो सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, इसे आप याद रखिए कि इन जनरल मैन के अंदर भी पोटेशियम ज्यादा होता है। एंड ये लॉजिक समझ पाना उतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि मैन सेल से ही मिलके बना होता है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना होता है पोटेशियम का ये भी आपको याद रखना है। हमने सोडियम का याद किया था N से 90, N से 9 याद होता है, और N के आगे A लगा है, इससे आप एक और नंबर ऐड कर दीजिए 9 के आगे 0, तो 90 ऐसे याद हो जाएगा। 90 से ज्यादा होगा भाई पोटेशियम, ये हमें पता है क्योंकि सोडियम से ज्यादा होगा पोटेशियम, ये हमने देख लिया कैसे होगा। तो 90 से ज्यादा होगा। एंड 70 kg मैन अब यहाँ आपके काम आएगा, तो 70 से आप 170 याद रखिए। 90 से ज्यादा होगा एंड 70 हमें इंक्लूड करना है, तो वो सिर्फ एक ही नंबर में आ रहा है 170। तो ये सोडियम और पोटेशियम के अमाउंट्स हमने लर्न किए। ओनली 5 ग्राम्स ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम्स ऑफ कॉपर। ये भी ऐसे नंबर ऐसे तरीके से दिए हुए हैं एनसीईआरटी में जिनको याद रखना आसान है। आयरन कब सिंबल होता है इसका Fe, जिसमें F आता है, F से 5 आप याद रखिए 5 ग्राम होता है आयरन का मास ह्यूमन बॉडी में। 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर, ये जो कॉपर वर्ड है इसके अंदर 6 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो इससे आप 0.06 ग्राम कॉपर याद रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दिखाया तो इसलिए गया था आपको यहाँ पे इनके एग्जैक्ट अमाउंट्स की आपको बताया जा सके कि सोडियम और पोटेशियम के अमाउंट्स रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं ह्यूमन बॉडी में एज कम्पेयर टू आयरन एंड कॉपर, लेकिन एंटी एग्जैक्ट अमाउंट भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये भी आपको लर्न करवा दिए हैं। सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरली ऑन आउटसाइड ऑफ सेल्स, ये हमने देख ही लिया। जो न्यूरल सेल होती है वो 3 सोडियम को आउटसाइड धकेती है और 2 पोटेशियम को इनसाइड लेती है, तो सोडियम आयंस आउटसाइड ही सेल के पाए जाते हैं, ये यहाँ से क्लियर होता है हमें। बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो बेसिकली आउटसाइड द सेल 2 ही चीजें हो सकती हैं, ब्लड और लिम्फ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लिम्फ बोलते हैं, एंड ब्लड के अंदर स्पेसिफिकली ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है सोडियम आयंस। और इन जनरल किसी भी तरह के कैटायंस या एनायंस हो ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वहां हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ये देखते हैं कि सारे कैटायंस और एनायंस इस ब्लड प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। these ions participate in the transmission of nerve signals, तो ये तो हमने देख लिया सोडियम पोटेशियम की पंप फॉर्मेशन जब होती है तो नर्व सिग्नल ऐसे ही ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में ये हेल्प करते हैं नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने में। इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अब ये चीज आपको समझ आएगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर से। वहां पे एक एल्डोस्टेरोन चीज होती है जो कि सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सो दैट्स अ फ्लो ऑफ वाटर, जहां पे सोडियम जाता है उसके साथ साथ वाटर जाता है, तो ऐसे सोडियम आयंस हेल्प करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने में।
इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड इनटू सेल्स। अब इसके लिए आपको जाना होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, जहाँ पे एक चीज दी हुई है कि सोडियम आयन के साथ ग्लूकोज यानी शुगर्स और अमाइनो एसिड उनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये उस एब्जॉर्प्शन के सेक्शन में आपको मिल जाएगा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर के अंदर। सोडियम एंड पोटेशियम आल्दो सो सिमिलर केमिकली, क्योंकि एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम अल्कली मेटल्स में, बट डिफर क्वांटिटेटिवली इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन्स। ये पहली चीज है, पोटेशियम ज्यादा पेनिट्रेबल होता है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी से पोटेशियम, पी से पेनिट्रेबल, क्योंकि सेल के इनसाइड यही ही पाया जाता है, तो उसको पेनिट्रेट करके ये ही जा सकता है। एंड ये हम वहां भी देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, आई थिंक ये दिया हुआ है, जहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है कि Na की एबिलिटी कम होती है पेनिट्रेशन की सेल मेम्ब्रेन में। इसको ऐसे भी लर्न किया जा सकता है क्योंकि पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है ना, लाइटर होता है, तो इसलिए भी पेनिट्रेट ये इजीली कर पाता है। इन देयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म तो बता ही दिया भाई, 3Na+ आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड द सेल और 2K+ का इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्वांटिटी डिफर कर लिया ना इनकी, 3 बाहर जा रहे हैं सोडियम और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए डिफर क्वांटिटेटिवली इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड इन देयर एफिशिएंसी टू एक्टिवेट एंजाइम्स। यहाँ आप देखेंगे आगे कि पोटेशियम होता है जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होती है एंजाइम्स को एक्टिवेट करने की। एंड मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी आने वाला है, जहाँ पे पोटेशियम के अंदर लिखा गया है कि इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम। एंड यहाँ के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एंजाइम्स आप जानते हैं प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स पी से स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम भी पी से स्टार्ट होता है, तो इट इज K+ विट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स नॉट Na+, एंड दैट्स हाउ इट डिफर फ्रॉम Na+ इन इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट एंजाइम्स। पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायंस विद इन द सेल फ्लूइड्स, यानी सेल के अंदर सबसे अबंडेंट होते हैं। ये हमने देख लिया ऑलरेडी कि Na+ बाहर होते हैं और ये अंदर है। वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। अब ये प्रोसेस होती है ग्लूकोज से ATP का बनना, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बेसिकली चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट होती है ये ग्लाइकोलिसिस से और एंड होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वहां भी ऐसा नहीं बताया गया है कि पोटेशियम आयन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, लेकिन क्योंकि इतना हमें पता है कि इनमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, पोटेशियम आयन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, तो इन दोनों चीजों को लिंक किया जा सकता है। with the sodium they are responsible for transmission of nerve signal, तो in the form of sodium potassium pump ही ऐसा होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। there is a very considerable variation in the concentration of sodium and potassium ions found on the opposite sides of the cell membranes। तो ये तो हमने देख ही लिया ना यार, कई बार देख लिया। कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल सोडियम की ज्यादा होती है, इनसाइड द सेल पोटेशियम की ज्यादा। टिपिकल एग्जांपल अगर हम ले ब्लड प्लाज्मा का, ब्लड प्लाज्मा क्योंकि आउटसाइड द सेल होता है, तो इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सोडियम की बताई है 143 मिलीमोल्स पर लीटर, पोटेशियम की कम होगी 5 मिलीमोल्स पर लीटर। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आपको याद नहीं रखने हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि 10 टाइम्स कम हो रही है एक आयनिक कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द अदर जब एनवायरनमेंट बदला जा रहा है। जैसे यहाँ पे इसको 143 को अगर हम ऑलमोस्ट 140 मान लें, तो 140 से अगर 10 टाइम्स कम करें तो 14 आएगा। तो वैसे तो ये नहीं हो रहा, तो 140 में 1 और 4 ये नंबर सारे इनका सम करें तो 5 होगा। तो इससे आप याद रखिए कि 5 मिलीमोल होगी फिर पोटेशियम की ब्लड प्लाज्मा में, 140 से ये याद रखा जा सकता है। और दूसरा, ये सेंटेंस कुछ ठीक से नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, यहाँ से ये स्टार्ट होना चाहिए with a capital W within the RBC's red blood cells these concentration change to 10 millimole of Na+ and 105 of K+, यानी अंदर सेल के चेंज हो जाती है, कंसंट्रेशन जस्ट अपोजिट हो जाती है, 10 टाइम्स ज्यादा पोटेशियम की हो जाती है और 10 टाइम्स कम सोडियम की हो जाती है। तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। थोड़ा सा इसको लिखने में, टाइप करने में गलती लग रही है मुझे, एनसीईआरटी से हुई है। यहाँ याद रखना आसान है, एग्जैक्टली 10 टाइम्स हो रहा है, 105 से 10 पे जा रहा है इनके कंसंट्रेशन चेंज, तो 10 टाइम्स ही हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। विद इन द आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, यानी सेल्स के अंदर ये होगा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा होती है। दीज आयनिक
gradients demonstrate a discriminatory mechanism called sodium potassium pump. अब डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंडीड ये डिस्क्रिमिनेशन करता है बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम, 3 सोडियम को बाहर पुश करता है और दो सोडियम को पोटेशियम्स को अंदर लेके आता है, तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है दोनों में, इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी मैकेनिज्म है ये। एंड ये ऑपरेट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच कंज्यूम्स more than 1/3 of the ATP used by a resting animal and about 15 kg per 24 hours in a resting human. अब यहाँ पे 15 kg नहीं होना चाहिए, किलो जूल होना चाहिए, क्योंकि ATP की बात की जा रही है ऊपर, जो कि एनर्जी होती है और एनर्जी कैलोरी या जूल्स में डिफाइन की जाती है, ना कि किलोग्राम में जो कि मास की यूनिट होती है। तो ये एक मिस्टेक मुझे लगता है एनसीईआरटी ने की है। एंड ये नंबर 1/3 होता है, 1/4 या 1/5 नहीं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एटीपी के बारे में बात की जा रही है जिसमें 3 अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए आप याद रखिए कि 1/3 ऑफ द एटीपी कंज्यूम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। और आगे इसका एग्जैक्ट नंबर गिवन है, कितनी एनर्जी यूज होती है, इट इज 15 किलो जूल पर 24 आवर। तो ये लास्ट में एटीपी एंड हो रहा है पी से 15 आप याद रख सकते हैं कि 15 किलो जूल 24 घंटे में एक रेस्टिक ह्यूमन सोडियम पोटेशियम पंप ही रेस्टिंग ह्यूमन की इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनको पढ़ने में हमें डेफिनेटली कम टाइम लगने वाला है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि एज एन एक्सटेंशन टू एल्कली मेटल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि वहां पे हमने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे उनको समझने में कम टाइम लगेगा। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, क्योंकि इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ना कि अल्कलाइन। एंड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2021 में पूछा जा चुका है एंड आगे भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ओनली एस ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, यानी कि आपको पीरियड नंबर ही ऐड करते जाना होता है, 2s2 3s2 4s2, क्योंकि ns2 होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, 5s2 6s2 एंड 7s2 फॉर रेडियम। नेक्स्ट इज एटमिक एंड आयरिंग रेडियाई, इनका जनरल ट्रेंड हम ऑलरेडी जानते हैं, कंपैरिजन हमें करना है एल्कली मेटल के साथ, तो दीज वुड बी स्मॉलर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट से राइट जाने में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जिससे साइज डिक्रीज होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं पीरियोडिक टेबल से, देख भी लिया हमने इसी चैप्टर में। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज अगेन लिंक्ड टू साइज ओनली, क्योंकि इनका साइज छोटा हो रहा है तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी इनकी एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। वही यहाँ पे बताया गया है दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हाइयर होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 मेटल्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेज। इंटरेस्टिंगली सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन जब एल्कली मेटल से निकाला जाएगा तो वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकाला जाएगा जो कि स्टेबल होती है, तो इसलिए एल्कली मेटल्स की सेकंड ज्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में। एंड इससे आप समझ सकते हैं कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा होगी, क्योंकि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा वो अगेन नोबल गैस की कोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से निकलेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ एसोसिएट करके भी हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज को, ये पीरियोडिसिटी चैप्टर में बहुत अच्छे से हमने देखा हुआ है ये रेगुलर ट्रेंड्स को। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द नेक्स्ट वन एंड इस ये भी हम जानते हैं साइज पे डिपेंड करती है, इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग साइज, इंक्रीज इन आयनिक साइज, तो सबसे ज्यादा होगी Be2+ की एंड बैरियम की सबसे कम होगी। रेडियम यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्काइन अर्थ मेटल साइंस आर लार्जर एज कंपेयर टू एल्कली मेटल साइंस, अगेन साइज का रीजन है क्योंकि इनके आयंस का साइज छोटा होता है, तो इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई। द कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड, रीजन इसका यही है भाई, ज्यादा हो गई है हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज होने की वजह से।
इसलिए हाइड्रेशन इनका ज़्यादा है, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन होती है। MgCl2 CaCl2 एग्जिस्ट एज MgCl2.6H2O CaCl2.6H2O। अब ये जो MgCl2 है इसका 8H2O भी आगे हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको लर्न नहीं करना है। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है या फिर एक्सटेंस ऑफ हाइड्रेशन होता है, ये कैसे वेरी करता है अलोंग अ ग्रुप, ये हम आगे देखने वाले हैं। वाइल NaCl एंड KCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट्स, तो LiCl के अलावा एल्कली मेटल्स में हलाइड्स के अंदर कोई भी हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करता, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में हाइड्रेशन की टेंडेंसी कम होती है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनको देखने से पहले हम इस टेबल पर नजर डाल लेते हैं एक बार, जहाँ पे एटमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। एटमिक नंबर ऑफ एटमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती किसी को भी। आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो कि मैंने सीधा लिखा हुआ है कि स्मूथ ट्रेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी से लेके हमारे आयनिक रेडियस है। बेसिकली दो ही चीजें हैं ना यार, एंथैल्पी और रेडियस हैं, जो कि इनवर्सली रिलेटेड होती हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगा। तो काफी रेगुलर ट्रेंड है, यहाँ पे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी के ऑर्डर्स में, जिसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि दीज ऑर्डर्स आर नॉट सिस्टमैटिक, जो कि एनसीईआरटी की थ्योरी में भी ये लाइन लिखी हुई है। इनमें से भी मैंने मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। स्टार मैंने लगा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे, इससे आपको जितनी दूरी हो सके बनानी चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्डर देखिए 2700 से पहले 1300 डिक्रीज कर रहा है, पहले डिक्रीज करा फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर दोबारा डिक्रीज कर रहा है, फिर दोबारा इंक्रीज कर रहा है, फिर दोबारा डिक्रीज कर रहा है। तो इतना इरेगुलर ट्रेंड है इसका, जिसको एक्सप्लेन कर पाना किसी एक कंसेप्ट के बेसिस पे इम्पॉसिबल है। तो ये पूछे जाने की चांसेस बिल्कुल नील हैं पेपर में, तो इस ऑर्डर से आपको दूर रहना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के। मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हम जानते हैं इन जनरल डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है, जैसे साइज इंक्रीज करता है। ये कैसे होता है ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है एल्कली मेटल्स के केस में। तो 1500 है सबसे ज्यादा बेरिलियम का, फिर सबसे कम है रेडियम का 973, लेकिन सबसे कम नहीं है रेडियम का, यहाँ पे सबसे कम है सोडियम का 924। इसको आप रिलेट कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल से, जो हमने पढ़ा था इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, क्योंकि सोडियम का Na+ का मैंने लिखा हुआ है वहां पे सबसे कम होता है। तो उस ऑर्डर से इसको रिलेट करके समझा जा सकता है कि सोडियम Na+ का, क्योंकि SRP सबसे कम होता है नेगेटिव में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे कम हुआ। इन दोनों का एक साथ आप समझ सकते हैं। एंड उनके अलावा जो इन जनरल ट्रेंड है वो बिल्कुल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 1500 से फिर आगे ये ट्रेंड फॉलो होगा 1100, 1000 और 1002 आगे रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म है। सिर्फ यही एक चीज थी जो हमने लर्न करी उसके हिसाब से। आगे डेंसिटी का ऑर्डर भी आप लर्न कर सकते हैं, जो कि इन जनरल जो एक चीज हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में कि मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। एंड अगेन आगे जब नॉन मेटल्स आते हैं तो दोबारा रिएक्टिविटी वहां पे एक्सट्रीम में इंक्रीज हो जाती है। तो पहले रिएक्टिविटी होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है। ये रिएक्टिविटी का ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। वही यहाँ पे डेंसिटी का ट्रेंड आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले डिक्रीज होगी डेंसिटी टू द मिडल ऑफ दीज ट्रेंड एंड दोबारा फिर टुवर्ड्स द एंड ये इंक्रीज होती रहेगी, मिडल तक ये डिक्रीज होगी। इसका मिडल ये आ रहा है बीच में, जो यहाँ पे कैल्शियम है, क्योंकि 2 इससे पहले आ रहे हैं, 2 इससे बाद आ रहे हैं। रेडियम तो क्योंकि रेडिएक्टिव होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी ही नहीं करते, इसलिए ब्रैकेट में लिखी गई है इनको। तो मिडल ये हो गया, यानी मिडल तक डिक्रीज करेगी रिएक्टिविटी, उसके बाद इंक्रीज। तो कैल्शियम के बाद इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे इस ट्रेंड को आप समझ सकते हैं। एंड इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, इसको अगर क्वालिटेटिवली देखना चाहें आप, तो आपको ये पता है कि बेरिलियम का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे छोटा होता है ये। तो ये इसका सबसे ज्यादा होगा, ये आपको पता है। तो ज्यादा से फिर डिक्रीज ही होना, तो ये डिक्रीज होगा।
एंड फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज, फिर वो खेल खेलते जाइए जो मैंने आपको बता दिया, डिक्रीज इंक्रीज वाला। शुरुआत में ये डिक्रीज होगा, ये आपको कंसेप्चुअली पता है क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, इसका सबसे ज्यादा ही होगा, तो इससे तो डिक्रीज ही होगा, फिर इंक्रीज डिक्रीज खेलते जाइए। तो ऐसे आप एक आइडिया लगा सकते हैं इस बॉइलिंग पॉइंट के भी ऑर्डर का। इसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू, ये काफी रेगुलर ट्रेंड है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। वहां पे हमने ट्रिक यूज की थी, यहाँ पे ट्रिक करने की कोई यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्टिविटी से ही समझा जा सकता है ये ऑर्डर। बिकॉज रिड्यूसिंग नेचर भी हम जानते हैं, वो टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है, एंड विच सिग्निफाइज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे हम जानते हैं इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू बेरिलियम। बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल पाते हैं बैरियम से, तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाने, क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होगा। सीजियम हमारा बैरियम Ba2+ वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हेयर, एंड Be2+ वुड बी द लीस्ट, या फिर आप यू कैन से वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इज अकरेंस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैल्शियम की 5th पोजीशन होती है अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में, और मैग्नीशियम की 6th होती है। तो क्वालिटेटिवली आपको ये पता होना चाहिए कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है मैग्नीशियम से, ये नंबर्स रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्वालिटेटिवली ज्यादा होता है कैल्शियम, ये मैं ऑलरेडी आपको लर्न करवा चुका हूँ, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, विच आर क्वाइट सिमिलर कंपेरेबल टू एल्कली मेटल्स।